देखो आज हम लोग पढ़ेंगे कलचुरी, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कलचुरी। ये जो कलचुरी वंश है, ठीक है, मैं जैसा कि बताया था कि ये है अपना त्रिपुरी, ठीक है। सबसे शुरू में हम लोग बात करते हैं कलचुरी की, कलचुरी वंश। ये जो कलचुरी वंश है, इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि हमारे जो छत्तीसगढ़ का इतिहास है, ठीक है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्राचीन इतिहास, ठीक है, प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास। दूसरा है मध्य छत्तीसगढ़ का इतिहास और तीसरा है आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास, ठीक है, आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास, है ना। अगर हम लोग बात करें प्राचीन छत्तीसगढ़, तो अभी तक हम लोग कलचुरी से पहले जितने भी राजवंश पढ़े हैं, जैसे कि हम लोग पढ़े क्या, सातवाहन जो हो गया, ठीक है, सातवाहन, मौर्य वगैरह पढ़े हैं, मौर्य, सातवाहन, वाकाटक, ठीक है। वाकाटक के बाद हम लोग पढ़े हैं क्षेत्रीय राजवंश में राजर्षि तुल्य पढ़े हैं, ठीक है, राजर्षि तुल्य पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़े सरबपुरी, है ना, सरबपुरी के बाद बाण वंश, तो ऐसा करके पांडु वंश, फिर बाण वंश, तो बाणवंशी शासकों तक, ठीक है, बाणवंशी शासक तक जो भी हम लोग पढ़े ये, ठीक है, यहां तक को पूरा किसमें रखा गया है? प्राचीन छत्तीसगढ़ में रखा गया है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें मध्य छत्तीसगढ़, तो इस मध्य छत्तीसगढ़ में जो है वो कलचुरी राजवंश को रखा गया है, कलचुरी को, ठीक है, कलचुरी वंश को। इस कलचुरी का शासनकाल देखो, ये यहां तक का जो है वो पाषाण काल से लेकर के इस प्राचीन में, ठीक है, लगभग 1000 तक का समझ लो, 1000 ईस्वी तक का प्राचीन इतिहास में रखा गया है। अगर हम लोग बात करें मध्य को, तो इस 1000 में जो है वो कलचुरी राजवंश की स्थापना होती है और 1000 के बाद 1741 तक ये जो कलचुरी है वो चलता है, ठीक है, 1741 तक कलचुरी छत्तीसगढ़ में हमारे कलचुरी शासन चलता है। अगर हम लोग बात करें आधुनिक में, आधुनिक छत्तीसगढ़ में, तो इस 1741 के बाद, ठीक है, 1741 से मराठों का शासन शुरू होता है, ठीक है, मराठों का शासन शुरू होता है, ये लगभग 1854 तक, ठीक है। किसका शासन शुरू होता है? मराठों का, मराठों का शासन, ठीक है। इस मराठों के शासन के बाद 1854 के बाद से, ठीक है, 1854 में क्या होता है, जब मराठों का शासन खत्म होता है, ठीक है, इसी समय जब 1848 में कौन आ रहता है? डलहौजी। डलहौजी का जब विलय नीति आता है, ठीक है, तब वो सारे प्रांतों को क्या करता है? अपने में विलय कर लेता है, ठीक है। तो विलय करने के बाद 1854 से लेकर के 1947 तक यहाँ तक क्या चलता है? ब्रिटिश लोगों का राज चलता है, ब्रिटिश लोगों का 1947 तक के। यहाँ से जो मराठा है और ब्रिटिश है, इसको किस में रखा गया है? आधुनिक में। जबकि कलचुरी जो है वो अकेले किस में है? मध्य छत्तीसगढ़ में रखा गया है, ठीक है, 1000 से 1741 ईस्वी तक। उसके बाद प्राचीन में बताया सातवाहन, मौर्य, वाकाटक, राजर्षि तुल्य, बाण, यहाँ तक के पांडु, सरबपुरी, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य छत्तीसगढ़ के बारे में। मध्य छत्तीसगढ़ मतलब कलचुरी राजवंश के बारे में, ठीक है। ये जो कलचुरी राजवंश है, ठीक है, ये जो कलचुरी राजवंश है, इसको, इन कलचुरी राजवंश को अगर हम लोग देखें तो ये राजवंश सबसे लंबे समय तक का शासन करने वाला राजवंश है, सबसे लंबे समय तक का, ठीक है, सबसे लंबे समय तक का शासन किया है कौन? कलचुरी राजवंश, ठीक है। सबसे लंबे समय तक का शासन करने वाला राजवंश कौन है? तो कलचुरी राजवंश, ठीक है, सबसे लंबा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये जो कलचुरी राजवंश है, ठीक है, ये लोग अपने आप को चंद्र का, या वैज्ञानिक लोग बताते हैं, जो पुरातात्विक लोग हैं, ठीक है, खोजकर्ता लोग, वो बताते हैं कि ये लोग चंद्र का वंशज हैं, चंद्र के वंशज है, इसीलिए इनको चंद्रवंशी छत्री के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रवंशी छत्री के नाम से, ठीक है, चंद्रवंशी छत्री के नाम से जाना जाता है। इनको क्या बोला जाता है? चंद्रवंशी छत्री, ठीक है। जो कलचुरी राजवंश है 1000 से 17, देखो अगर हम लोग इसकी बात करें भारतीय इतिहास में, तो भारतीय इतिहास में जो कलचुरी राजवंश है वो लगभग 550 से लेकर के 1740 मतलब 1741 ईस्वी तक का इसका शासन है, लगभग 1200 साल तक के, 1200 साल तक के, समझ रहे हो, लगभग 1200 साल तक के इसका कलचुरी वंश का शासन है। और शायद ही इतने लंबे समय तक कोई वंश जो है वो राज किया होगा। इसीलिए जो कलचुरी राजवंश है वो छत्तीसगढ़ में भी और भारत में भी सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश है, ठीक है। इसके बाद इन लोग चंद्र के वंशज हैं, तो इसीलिए इनको चंद्रवंशी छत्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस चंद्रवंश में आगे चलकर एक वंश हुआ जिसको बोलते हैं है वंश, ठीक है, है वंश। हमारा जो कलचुरी है इसी है वंश के कलचुरी है, ठीक है, हमारा जो कलचुरी है इसी है वंश के कलचुरी है। कलचुरियों का, ठीक है, कलचुरी में एक शासक हुए कृष्णराज, ठीक है, कृष्णराज।
इस कृष्ण राज को, ठीक है, मूल पुरुष, कलचुरियों का मूल पुरुष या फिर आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है, मूल पुरुष या आदि पुरुष, ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यही जो कृष्ण राज है वो कलचुरी वंश की स्थापना किया था, ठीक है, कलचुरी वंश की स्थापना किया था कौन? कृष्ण राज, ठीक है, इसीलिए इसको मूल पुरुष या आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है, किसको? कृष्ण राज को, ठीक है, मूल पुरुष या फिर आदि पुरुष। समझ आया यहाँ तक? देखो सबसे लंबे समय तक का शासन करने वाला राजवंश है कलचुरी, है ना। उसके बाद जो चंद्र का वंशज है, इसीलिए इसको चंद्रवंशी क्षत्रिय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जबकि ये है वंश, इसके आगे जा गए तो जो एक वंश है उसको क्या बोला गया? है वंश, ठीक है। उसके बाद जो इसमें एक शासक हुए कृष्णराज, उस कृष्णराज को मूल पुरुष या आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसको पीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है ना, ठीक है। कृष्णराज को मूल पुरुष या आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यही जो है वो कलचुरी राजवंश की स्थापना करता है, ठीक है, यही किया है स्थापना। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ आगे जा करके, ठीक है, इसके बाद आगे जा करके कलचुरियों की अलग अलग शाखाएं थी। मतलब हमारे भारत में अलग अलग जगहों पे, ये समझ लो कि उत्तर में भी कलचुरियों का शासन था और दक्षिण में भी कलचुरियों का शासन था। दक्षिण में कर्नाटक वगैरह हो गया, ठीक है, उत्तर में जैसे प्रयाग वगैरह हो गया, कालंजर हो गया, ठीक है, काशी हो गया, दक्षिण कोसल हो गया, यहाँ तक कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी रायपुर है, ठीक है, रायपुर में, खल्लारी में, रतनपुर में, इन सारी जगहों पर कलचुरियों की राजधानी थी। तब क्या हुआ, इनकी एक शाखा थी शुरू में, कहाँ? ये त्रिपुरी में, ठीक है, त्रिपुरी, इसी को बोलते हैं आज के डेट में तेवर, वर्तमान नाम है इसका तेवर, ठीक है। इस त्रिपुरी में कलचुरी की एक शाखा थी, कलचुरी वंश था, है ना। इस कलचुरी वंश की यहाँ स्थापना करने वाले का नाम था वामराज, वामराज, ठीक है, वामराज। त्रिपुरी में जो कलचुरी वंश था उसका स्थापना कौन किया था? वामराज, ठीक है। लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक जो है, इसका वास्तविक संस्थापक कोकल्ल प्रथम को माना जाता है, कोकल्ल प्रथम। ऐसा माना जाता है कि इसके समय में, ठीक है, ये जो कोकल्ल प्रथम है, इसके समय में ही जो कलचुरियों की जो सत्ता थी वो एकदम स्थायी रूप से सत्ता यहाँ पर स्थापित हुई, ठीक है, स्थायी रूप से जो सत्ता है वो स्थापित हुई। किसके समय में? कोकल्ल प्रथम के समय में, ठीक है। अब क्या हुआ, इसी का बेटा था शंकरगढ़ द्वितीय। कौन था? शंकरगढ़ द्वितीय, शंकरगढ़ द्वितीय, इसी को बोलते हैं मुग्धतुंग, शंकरगढ़ द्वितीय, मुग्धतुंग। ये शंकरगढ़ द्वितीय क्या किया, यहाँ पे ये हमारा पाली है, ये, ठीक है, ये हमारा पाली है। तो इस पाली में ये क्या किया, यहाँ पर पाली में आक्रमण किया। यहाँ पे थे कौन? बाणवंश, ठीक है, बाणवंश के शासक थे यहाँ पे, बाणवंश। तो पाली में ये क्या किया, आक्रमण किया, और पाली में जो बाणवंश था उसको हटाया और इस पाली वाले क्षेत्र को क्या किया, वो अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, ठीक है। लेकिन ये खुद यहाँ पर शासन नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि ये यहाँ वापस आ गया और अपने भाइयों को, ठीक है, अपने भाइयों को क्या किया, ये एक एक करके मंडलेश्वर बना करके, ठीक है, मंडलेश्वर बना करके ये क्या किया, इस पाली में राज करने के लिए भेजा। समझ गए? इस पाली में क्या करने के लिए भेजा? राज करने के लिए। उसमें से एक इसका भाई था लक्ष्मण राज, ठीक है, लक्ष्मण राज, लक्ष्मण राज। ये जो लक्ष्मण राज है ये इसी पाली वाले हिस्से, या बोल सकते हैं ये तुम्माड़, यहीं पे पाली के ऊपर में क्या है? तुम्माड़। इस तुम्माड़ वाले जगह में ये जा करके जम गया, वहीं रहने लग गया, ठीक है। एक समय ऐसा आया जब ये लक्ष्मण राज है, इसका जो सत्ता है वो बहुत क्या हो गया, कमजोर हो गया, ठीक है। इसकी जो सत्ता है वो क्या हो गई थी, कमजोर हो गई। जिस समय पांडुवंश था, जब बाणवंश और के कारण और नलवंशी शासकों के कारण ये जो पांडुवंश है वो कहाँ चले गए थे, ये ओडिशा के पास सोनपुर है, स्वर्णपुर, सोनपुर बोलते हैं, ठीक है। ये ओडिशा साइड यहाँ रहते थे पाली में पांडुवंश, ठीक है, सिरपुर में। तो ये लोग क्या किए थे, ओडिशा साइड पलायन कर लिए थे। तो जब ये पाली की सत्ता, ये वाला जो सत्ता जो है वो कमजोर पड़ता है, ठीक है, लक्ष्मण राज का जो सत्ता है वो कमजोर पड़ता है, तब क्या होता है, जो ये लोग जो सोमवंशी लोग, पांडु लोग, सोमवंशी या पांडु, ठीक है, इन लोग क्या किए थे, जो पलायन किए थे, इन लोग फिर क्या करने लग गए, यहाँ पर आ गए और यहाँ का पूरा अधिकार क्षेत्र अपने अंदर में ले लिए। बिलासपुर वाला, पाली वाला, ये पूरा अधिकार क्षेत्र अपने अंदर में ले लिए। समझ आया? उसके बाद क्या हुआ, इसी लक्ष्मण राज का बेटा था जिसका नाम था क्या, कलिंग राज, ठीक है, कलिंग राज। तब क्या हुआ, इस कलिंग राज को फिर से भेजा गया। और जब ये कलिंग राज, अब क्या होता है, ये कलिंग राज हमारे छत्तीसगढ़ में आता है और छत्तीसगढ़ में आने के बाद जो भी सोमवंशी शासक रहते हैं उनको पूरी तरीके से समाप्त करते हैं, उनको पूरी तरीके से हटाता है और यहाँ पर आकर के, ठीक है, 1000 में, लगभग 1000 ईस्वी में, 1000 ईस्वी में आता है और यहाँ पे जो सोमवंशी शासक है उनको पूरी तरीके से समाप्त करता है। और समाप्त करने के बाद यहाँ पर कलचुरियों की स्थायी सत्ता स्थापित करता है। क्या? स्थायी सत्ता।
ठीक है, स्थायी सत्ता स्थापित करता है। समझ आ गया। अब हमको इस कलिंग राज से आगे पढ़ना है, जो भी इसके उत्तराधिकारी बने और उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो देखो तो हमको पढ़ना है कलचुरी वंश के बारे में। ठीक है, कलिंग राज से आगे कलचुरी वंश। देखो इस कलचुरी वंश में जो सबसे पहला शासक हुआ वो था कलिंग राज। ठीक है, पहला शासक कौन था? कलिंग राज, कलिंग राज। उसके बाद एक शासक हुआ कमल राज, कमल राज। ठीक है, उसके बाद फिर एक शासक और हुआ जिसका नाम था रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम। उसके बाद पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, और उसके बाद फिर जाजलदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें, देखो ये जो कलिंग राज है इसका पुत्र था कमल राज, इस कमल राज का पुत्र था रत्नदेव, और रत्नदेव का पुत्र था पृथ्वीदेव, पृथ्वीदेव का पुत्र था जाजलदेव। ऐसा करके इन लोग सब एक दूसरे के पुत्र हैं। ठीक है, जाजलदेव के बाद फिर से ये वाला जो सेगमेंट है वो फिर शुरू होगा। कौन सा? रत्नदेव। ठीक है, रत्नदेव सेकंड। अब क्या हो जाएगा? अभी तक फर्स्ट था रत्नदेव फर्स्ट, अब क्या हो जाएगा? रत्नदेव सेकंड। उसके बाद फिर क्या था? पृथ्वीदेव। तो अब ले लो किसको? पृथ्वीदेव सेकंड। ठीक है, अब उसके बाद ले लो आप क्या? जाजलदेव सेकंड को। ठीक है, जाजलदेव द्वितीय। ठीक है, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम। उसके बाद रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय। ठीक है, देखो इस जाजलदेव का बेटा होता है कौन? रत्नदेव तृतीय, रत्नदेव तृतीय। लेकिन जाजलदेव और रत्नदेव के बीच में एक और शासक आता है जिसका नाम है जगतदेव, जगतदेव भूषण। ठीक है, ये जो जगतदेव भूषण है वो जाजलदेव का, जाजलदेव द्वितीय का बड़ा भाई रहता है। ठीक है, बड़ा भाई रहता है, वो बीच में आकर के फिर शासन करने लगता है। इसके बाद रत्नदेव तृतीय, और रत्नदेव तृतीय के बाद एक शासक आता है प्रताप मल्ल। ठीक है, प्रताप मल्ल। देखो अगर हम लोग बात करें कलिंग राज की, तो कलिंग राज जो है वो 1000 में आता है, 1000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में आता है, और आकर के 1000 से 1020 तक के, ठीक है, 1000 से 1020 तक के छत्तीसगढ़ में शासन करता है। 1020 से कमल राज आता है, और 1020 से 1045 तक छत्तीसगढ़ में शासन कौन करता है? कमल राज। ठीक है, उसके बाद 1045 से, ठीक है, 1045 से 65 तक रहता है कौन? रत्नदेव प्रथम। 1065 से, ठीक है, 65 से 95 तक कौन रहता है? पृथ्वीदेव प्रथम। और 1095 से, ठीक है, 95 से 1095 से 1120 तक के कौन रहता है? जाजलदेव प्रथम। अगर हम लोग बात करें रत्नदेव द्वितीय की, ठीक है, तो रत्नदेव द्वितीय का शासनकाल शुरू होता है 1120 में, और 1120 में शासनकाल शुरू होने के बाद ये चलता है 1135 तक। ठीक है, उसके बाद पृथ्वीदेव जो है वो 1135 से 1165 तक के शासन करेगा, जबकि जो जाजलदेव है ये 1165, इसका जो शासनकाल है बहुत अल्प समय, बहुत कम समय का रहता है। ठीक है, इसीलिए इसका शासनकाल 1165 से लेकर के 1168 तक का रहता है। ठीक है, उसके बाद जो जगतदेव भूषण है ये 1168 से 1178 तक, ठीक है, 1178 तक इसका शासनकाल रहता है। और 1178 के बाद, ठीक है, 1178 के बाद 98 तक 20 साल, ठीक है, 1178 से 98 तक किसका शासन रहता है? रत्नदेव द्वितीय का, तृतीय का। ठीक है, जबकि जो प्रताप मल्ल है 1198 से लेकर के 1222 तक, ठीक है, 1222 ईस्वी तक किसका शासन रहता है? प्रताप मल्ल का। सबसे पहले देखो, सबसे पहले शासक कौन आया? कलिंग राज। कलिंग राज आता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, और कलचुरियों की स्थायी सत्ता स्थापित करता है। कलिंग राज के बाद कमल राज, कमल राज के बाद रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम और जाजलदेव प्रथम। उसके बाद रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय और जाजलदेव द्वितीय। उसके बाद जगतदेव भूषण, जगतदेव भूषण के बाद रत्नदेव तृतीय, और उसके बाद प्रताप मल्ल। अगर इसका हम लोग शासनकाल देखें तो कलिंग राज 1000 में आएगा, 1000 से 1020 तक रहेगा 20 साल। 20 साल के बाद कमल राज फिर कितने साल रहेगा? 25 साल, ठीक है, 20 से 45 तक। तो 20 साल के बाद ये 25 साल रहेगा, 20 से 45, 45 के बाद 65, फिर 20 साल, 65 के बाद 95, ठीक है, फिर कितने साल रहेगा? 30 साल। उसके बाद फिर एक जाजलदेव आएगा और 95 से 20 तक के, मतलब हर जन कितने साल? 20, 25, 30 साल के अंतराल में सबके सब आना शुरू कर देंगे। ठीक है, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 30 साल। 1000 से 1020, 20 से 45, 45 से 65,
45 से 65, 65 से 95, 95 से 1120, ठीक है। उसके बाद 1120 से 35, 35 से 65 और 65 से 68, 68 से 78 रहेगा जगतदेव भूषण, 78 से 98 रहेगा रत्नदेव तृतीय और 98 से 1222 तक के रहेगा कौन? प्रताप मल्ल, ठीक है। इस 1222 के बाद से हमको, ठीक है, 1222 के बाद से हमको जो कलचुरी वंश है उसके बारे में कोई भी जानकारी मिलना जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है। कलचुरी वंश के बारे में, राजाओं के बारे में, उनके राजाओं के बारे में जो जानकारी है वो हमको प्राप्त होना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, ठीक है। इसीलिए और उसके बाद क्या होता है, लगभग 1500 में, ठीक है, 1500 बोल सकते हो, लगभग 1495 करीब में, ठीक है, लगभग 1500 में फिर एक शासक का पता चलता है जिसका नाम है क्या? बहारेंद्र शाह, ठीक है। कब पता चलता है? लगभग 1500 में। तो 1200 के बाद से 1500, ठीक है, लगभग 300 साल तक के, लगभग 300 साल तक के, 280-300 साल तक के, ठीक है, जो कलचुरी राजवंश है उनके बारे में हमको कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती। इसीलिए ये जो 300 साल है, बीच का 300 साल, इसको अंधकार, कलचुरियों का अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। क्या युग के नाम से? अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। किसको? 300 साल, जो कलचुरियों का जो बीच का 300 साल है उसको अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। समझ आया? उसके बाद लगभग 1500 में हमको जानकारी मिलता है किसका? बहारेंद्र शाह का, ठीक है। बहारेंद्र शाह के बाद एक शासक आता है जिसका नाम है, ठीक है, कल्याण शाह। क्या नाम है? कल्याण शाह। ये कल्याण शाह, ठीक है, ये कल्याण शाह जो है वो अकबर का समकालीन रहता है, अकबर का समकालीन। ऐसा माना जाता है कि ये अकबर के दरबार में था, ठीक है, अकबर के दरबार में था, ठीक है। तो कल्याण शाह अकबर का समकालीन, ठीक है। तो बहारेंद्र शाह के बाद कल्याण शाह और कल्याण शाह के बाद लक्ष्मण शाह, तीनों शाह, ठीक है। लक्ष्मण शाह, कल्याण शाह और बहारेंद्र शाह। पहले आएगा बहारेंद्र शाह, फिर कल्याण शाह, उसके बाद फिर लक्ष्मण शाह, ठीक है। उसके बाद एक शासक की जानकारी मिलती है हमको, तखत सिंह। कौन? तखत सिंह। फिर राज सिंह, ठीक है, राज सिंह। और उसके बाद एक शासक आता है सरदार सिंह, सरदार सिंह। इतने के बाद जो लास्ट शासक है उसका नाम है रघुनाथ सिंह। ये जो रघुनाथ सिंह है यही कब तक चलेगा? 1741 तक। हमारा जो कलचुरी है उसका शासन कितना है? 1000 से लेकर के 1741 तक। समझ आया? 1741 तक के। 1000 में कलिंग राज आएगा और खत्म कहां पे होगा? रघुनाथ सिंह में 1741 में। तो प्रथम शासक कौन है? प्रथम शासक है कौन? कलिंग राज। और अंतिम शासक कौन है? रघुनाथ सिंह। अंतिम शासक कौन है? रघुनाथ सिंह। समझ आया? प्रथम शासक कलिंग राज और अंतिम शासक रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह कब तक रहेगा? 1741। इसके बाद फिर मराठा आ जाते हैं। एक्चुअल में ये जो है वो 1754 तक रहते हैं, कौन? 58 तक कलचुरी, लेकिन वो जो रहते हैं वो मराठों के अधीन रहते हैं। लेकिन कलचुरियों का जो स्वतंत्र जो कलचुरी जो राजवंश है वो कहां तक रहेगा? रघुनाथ सिंह तक। कब तक? 1741 तक। अब इसके बारे में हमको क्या करना है? एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। बहारेंद्र शाह, कल्याण शाह, लक्ष्मण शाह, उसके बाद तखत सिंह, राज सिंह, सरदार सिंह, ये तीनों शाह वाले हैं, ठीक है। शाह ये तीनों कौन से हैं? शाह वाले। और इधर कौन कौन से हैं? सिंह हैं, तखत सिंह, राज सिंह और सरदार सिंह। उसके बाद फिर रघुनाथ सिंह, ये 1741। तो ऐसा भी पूछ सकता है कि अंतिम शासक कौन था कलचुरी वंश में? अंतिम शासक कौन था? तो रघुनाथ सिंह। कलचुरी वंश में प्रथम शासक कौन था? तो कलिंग राज, ठीक है। यहां तक समझ आया? अब इसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। अब हम लोग कलचुरियों के बारे में एक एक करके देखेंगे कलिंग राज से। लेकिन हम लोग कलचुरियों के बारे में जो एक एक करके देखेंगे उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक उसका रूपरेखा तैयार कर लेते हैं कि कौन कौन कब कब कैसे कैसे आया था, ठीक है। और आ करके कहाँ कहाँ पे यहाँ पर राज करना शुरू किया, पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लासीफाई करके पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। जैसे रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय और रत्नदेव तृतीय, इसके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे कि कोई क्वेश्चन आया कि महामाया मंदिर का निर्माण कौन कराया था, उसमें रत्नदेव प्रथम भी ऑप्शन रहेगा, रत्नदेव द्वितीय भी और रत्नदेव तृतीय भी। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम लोग उसको क्या करेंगे कि उसको हम लोग ना सीधा सीधा क्या करेंगे, तीनों को क्लासीफाई करके पढ़ेंगे, ठीक है। तीनों को क्या करके पढ़ेंगे, क्लासीफाई। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे आया था, ठीक है। देखो मैं बताया कि सबसे पहले यहाँ पे कौन आया, कलिंग राज। ये जो हिस्सा है ये पाली है, पाली के ऊपर ये वाला है चैतुरगढ़, यहाँ पे है लाफागढ़ और ये वाला है तुम्माड़, ठीक है। ये वाला है चैतुरगढ़, फिर लाफागढ़, फिर तुम्माड़।
उसके बाद यहाँ पे क्या है, पाली है, ठीक है। ये पूरा का पूरा कोरबा जिला है, पूरा क्या है, कोरबा जिला है, ठीक है। ये वाला बिलासपुर जिला है, ये वाला, ये बिलासपुर में यहाँ पे रतनपुर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले, मान लिया जाए ये पूरा बिलासपुर संभाग है, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो है यहाँ पे ऐसे मान ले कि ये वाला जांजगीर चांपा है, जांजगीर, ठीक है, जांजगीर चांपा है। ये इन सारी जगहों को हमको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। देखो जब कलचुरी राजवंश आता है, कौन, कलिंग राज, ठीक है, कलिंग राज। तो कलिंग राज जब आता है, तो कलिंग राज जब 1000 में आता है, कब आएगा, 1000 में, 1000 ईस्वी में कलिंग राज जो है वो छत्तीसगढ़ आएगा, और छत्तीसगढ़ में आ करके क्या करेगा, सबको हटा देगा, ठीक है। यहाँ पर जो सोमवंशी लोग रहते हैं उनको पूरा क्या करता है, हटाता है, और यहाँ पर क्या करता है, कलचुरियों की जो स्थायी सत्ता जो है वहाँ यहाँ पर स्थापित करता है। और आते ही, ठीक है, आते ही कलचुरी वंश की स्थापना करता है, और स्थापना करके अपनी राजधानी बनाता है, किसको, तुम्माड़ को, समझना, ठीक है। कलिंग राज आएगा और अपनी राजधानी बनाएगा, किसको, तुम्माड़ को, कौन, कलिंग राज, ठीक है। कलिंग राज कब बनाएगा, 1000 में, 1000 ईस्वी में क्या करेगा, ये कलिंग राज आएगा, कहाँ रुकेगा, तुम्माड़ में, और तुम्माड़ में क्या करेगा, राजधानी बनाएगा तुम्माड़ को, और कलचुरी वंश की स्थापना करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इस कलचुरी वंश की स्थापना करता है तुम्माड़ में, ठीक है। और इसी तुम्माड़ के नीचे ये जो चैतुरगढ़ है, इसी चैतुरगढ़ में क्या करता है, ये महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण करवाता है, महिषासुर मर्दिनी, ठीक है। एक मंदिर का नाम है महिषासुर मर्दिनी। तो चैतुरगढ़ में क्या करवाता है, ये महिषासुर मर्दिनी का निर्माण करवाता है, ठीक है। सबसे पहले आएगा 1000 में, 1000 में आएगा और तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाएगा और कलचुरी वंश की स्थापना करेगा। कलचुरी वंश की स्थापना करता है, इसीलिए कलचुरी वंश का संस्थापक कहलाता है, ठीक है। और आते ही क्या करेगा, तुम्माड़ को राजधानी बनाएगा, और उसके नीचे यहीं पर चैतुरगढ़ है, इस चैतुरगढ़ में क्या करेगा, महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण करवाएगा, ठीक है। महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण कराएगा, समझ आ गया। इसके बाद कौन आएगा, कलिंग राज। ये है कलिंग राज हमारा, कमल राज, ठीक है। कमल राज जो है वो 1020 से 45 तक रहेगा। कमल राज का कोई काम नहीं है, कमल राज की भी राजधानी कौन रहेगा, तुम्माड़, ठीक है। कमल राज की भी राजधानी कौन रहेगा, तुम्माड़। उस समय क्या होता था, उड़ीसा में उस समय एक शासन चलते रहता था, एक वंश का, जिसको बोलते हैं गंग वंश, ठीक है। उड़ीसा में एक समय शासन चलते रहता है, किसका, गंग वंश का। तो जिस समय यहाँ पे कमल राज रहता है, ठीक है, उसी समय इस त्रिपुरी के जो कलचुरी हैं, त्रिपुरी में भी कलचुरी लोग रहते हैं, तो त्रिपुरी के कलचुरी में एक शासक होते हैं गंगदेव, ठीक है, गंगदेव, याद रखना, ठीक है। इस गंगदेव को, ठीक है, इस गंगदेव का, ये गंगदेव क्या करता है, उड़ीसा का अभियान करता है, ठीक है। उड़ीसा का क्या करता है, अभियान करता है। तो इस उड़ीसा अभियान में सहायता करता है कौन, कमल राज, ठीक है। इस उड़ीसा अभियान में सहायता करता है कौन, कमल राज। कलिंग राज और कमल राज दोनों के बारे में अच्छे से याद रखना। सबसे पहली बात तो कलिंग राज जाएगा तुम्माड़ में, और तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाएगा और कलचुरी वंश की स्थापना करेगा, उसको स्थापना करके राजधानी बनाएगा। इसीलिए जो कलिंग राज है वो क्या है, छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का संस्थापक है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, ये चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दिनी का निर्माण करवाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कौन शासक आएगा, कमल राज। ये कमल राज क्या करता है, उड़ीसा के शासक, ठीक है, जो त्रिपुरी के कलचुरी हैं उनमें शासक रहते हैं गंगदेव, इसकी उड़ीसा अभियान में सहायता करता है। ये उड़ीसा अभियान में जो सहायता है, इसको पिछले बार पीएससी पूछा था ना, तो याद रखना, ये क्या करता है, उड़ीसा अभियान में सहायता करता है, ठीक है। किसकी सहायता करता है, गंगदेव की, कौन, कमल राज, ठीक है। इसके बाद आता है कौन, रत्नदेव। जब रत्नदेव आता है तो यही जो तुम्माड़ राजधानी है उसमें कौन आता है, रत्नदेव, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि इनकी राजधानी क्या रहती है, तुम्माड़, ठीक है। तो रत्नदेव पहले कहाँ आता है, तुम्माड़ में। इसीलिए अगर ये पूछा कि तुम्माड़ किसकी राजधानी थी, तो रत्नदेव को भी लेना है, ठीक है। किसको लेना है, रत्नदेव, कलिंग राज और कमल राज, ये तीनों यहाँ पर क्या किए हैं, शासन किए हैं। लेकिन जब रत्नदेव आता है तो रत्नदेव को ये मान लो कि रत्नदेव को तुम्माड़ पसंद नहीं आता, ठीक है। इसीलिए वो क्या करता है, एक अलग से शहर बसाता है जिसको बोलते हैं रत्नपुर, ठीक है। क्या बोलते हैं, रत्नपुर। यही रत्नपुर क्या है, आज का रतनपुर है, ठीक है। यही रत्नपुर क्या है, आज का रतनपुर है। जिस समय रत्नदेव आता है, रत्नदेव आकर के तुम्माड़ में भी शुरू में जब आता है तो अनेक कार्य करते हैं, ठीक है, अनेक निर्माण कार्य करता है, बहुत सारे निर्माण कार्य करता है। लेकिन फिर भी इसको क्या होता है, तुम्माड़ इसको ज्यादा पसंद नहीं आता, इसीलिए क्या करता है, एक अलग से शहर बसाता है जिसको बोलते हैं रत्नपुर। इसी रत्नपुर को आज क्या बोला जाता है, रतनपुर। मतलब रत्नदेव जब आता है तब रतनपुर शहर बसाता है, और शहर बसा के इसी रतनपुर को अपनी राजधानी बनाता है,
ठीक है, अपनी राजधानी बनाता है। कौन? रत्नदेव। ठीक है, इसी रतनपुर को अपनी राजधानी बनाता है और इसी रतनपुर को राजधानी बनाने के बाद यहां एक मंदिर बनाता है जिसको बोलते हैं महामाया मंदिर। समझ आया? महामाया मंदिर बनाता है। 3 जन हो गए। कौन हो गया? कलिंग राज हो गया, कलिंग के बाद कमल हो गया और उसके बाद रत्नदेव प्रथम हो गया। ठीक है, तो कलिंग राज 1000 में आएगा, तुम्बाड़ में अपनी राजधानी बनाएगा और वही कलचुरी वंश की स्थापना करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है, कलचुरी वंश के संस्थापक। कई बार कलिंग राज को पूछा है ना, कलिंग राज को कई बार ऊपर से ये जो कमल राज है, ठीक है, कमल राज जो है वो गंगदेव को उड़ीसा अभियान में सहायता किया था। इसको पिछले बार पीएससी पूछा था। ठीक है, उसके बाद रतनपुर, जब रत्नदेव आता है तीसरा शासक। ठीक है, ये जो रत्नदेव, इसको याद रखना, ये जो लिस्ट है, इसको, ये जो लिस्ट है यही मेन है। ठीक है, रत्नदेव प्रथम जब आता है तो रत्नदेव प्रथम क्या करता है, तुम्बाड़ इसको समझ नहीं आता, इसीलिए एक अपना एक अलग शहर बसाता है और शहर बसा करके उसी को क्या बनाता है, वो राजधानी बनाता है। और शहर कौन सा बसाता है? अपने नाम पे बसाता है, रत्नपुर, और रत्नपुर को राजधानी बनाता है और यही वे क्या करता है, महामाया मंदिर का निर्माण करता है। ठीक है, महामाया मंदिर का निर्माण करता है। इसके बाद कौन है? पृथ्वीदेव। अब देखो पृथ्वीदेव, ये जो पृथ्वीदेव है, रतनपुर राजधानी यहां लाया रहता है, लेकिन ये पृथ्वीदेव जब यहां शासन करने आता है, शासन हालांकि पृथ्वीदेव कहां करता है? रतनपुर में, लेकिन ये तुम्बाड़ में, ठीक है, तुम्बाड़ में क्या करता है जो पृथ्वीदेव है, पृथ्वीदेव क्या करता है तुम्बाड़ में, ठीक है, एक मंदिर का निर्माण करवाता है जिसको बोलते हैं बंकेश्वर महादेव मंदिर। बंकेश्वर महादेव मंदिर, महादेव मंदिर, या इसी को बोलते हैं पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर। बंकेश्वर महादेव बोल लो या फिर पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर। समझ आ गया? जब जिस समय कौन आता है? पृथ्वीदेव आता है। जिस समय पृथ्वीदेव आता है उसी समय ये क्या करता है, यहाँ पे बंकेश्वर तुम्बाड़ में करता है ना, याद रखना, रतनपुर से तुम्बाड़, तुम्बाड़ से रतनपुर अभी हो रहे हैं हम ना। ठीक है, रतनपुर से क्या हो रहा है? तुम्बाड़, तुम्बाड़ से क्या हो रहा है? रतनपुर। तो रतनपुर तो रत्नदेव ला लिया था। अब ये क्या करता है, यहाँ पे मंदिर बनाता है रत्नदेव का, कौन सा? महामाया। लेकिन जब पृथ्वीदेव आता है तो ये समझ लो, ये बंकेश्वर महादेव, इसी को बोलते हैं पृथ्वीदेवेश्वर। ठीक है, तो ये पृथ्वीदेवेश्वर मतलब पृथ्वीदेव के नाम में ही क्या करता है? पृथ्वीदेवेश्वर। ठीक है, महादेव पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण करवाता है। कौन करवाता है? पृथ्वीदेव। कहां करवाता है? तो तुम्बाड़ में। ठीक है, अभी एक नॉर्मल रूपरेखा तैयार हो रहा है ताकि छोटी छोटी चीजों को जान सके, उसके बाद इसको फिर हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये पृथ्वीदेव आ गया, पृथ्वीदेव बंकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कर लिया। उसके बाद आएगा कौन? जाजल्यदेव। ठीक है, अब देखो जब जाजल्यदेव आता है तो जाजल्यदेव को रतनपुर तुम्बाड़ दोनों रास नहीं आता। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एक अपना एक अलग शहर बसाता है जिसको बोलते हैं जांजगीर। अपना एक अलग शहर बसाता है, क्या? जांजगीर। और इस जांजगीर शहर में, ठीक है, जांजगीर शहर को बसा करके जांजगीर में एक मंदिर का निर्माण करवाता है जिसको बोलते हैं नकटा बड़ा मंदिर। बड़ा मंदिर बोलते हैं, बड़ा मंदिर छोटा मंदिर, उसी को बोलते हैं नकटा बड़ा मंदिर। ठीक है, ये लोग जांजगीर में, ठीक है, कहां करेगा? जांजगीर में। कौन करेगा? जाजल्यदेव। ठीक है, तो यहां तक हो गया कंप्लीट, 5 तक, ये 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, कलिंग राज आया 1000 में। देखो कलिंग राज आया 1000 में आकर के तुम्बाड़ में अपनी राजधानी बनाया और कलचुरी वंश की स्थापना किया। ठीक है, और उसी को अपनी राजधानी बनाया, कहा? तुम्बाड़ को, है ना। और यहीं पर ये तुम्बाड़ से लगा हुआ चैतुरगढ़ है, तो चैतुरगढ़ में क्या किया? महिषासुरमर्दिनी मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद कमल राज आया। ठीक है, 1020 से 1045 तक कमल राज शासन करता है। कमल राज जिस समय आया, ठीक है, उस समय त्रिपुरी में एक शासक था गंगदेव। उस गंगदेव को उड़ीसा अभियान में कौन सहायता करता है? कमल राज। ठीक है, उसके बाद कौन आया? रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम जिस समय आता है, ठीक है, तो वो क्या करता है? तुम्बाड़ में तो रहता है, लेकिन तुम्बाड़ में अनेक कार्य कराता है, लेकिन उसको वो तुम्बाड़ पसंद नहीं आता, इसीलिए क्या करता है? वो पसंद नहीं आता कहने का मतलब मैं अपने से बोल रहा हूं, अपने समझने का मतलब है। ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं आया था तभी आ गया था। ठीक है, तो उसको पसंद नहीं आता ऐसा नहीं लेना है ना, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो ये क्या करता है? अपना एक अलग शहर बसाता है। ये बोलता है मैं अलग से राज करूंगा अलग शहर में। कौन सा शहर? रतनपुर। रत्नपुर शहर, रतनपुर, इसी को बोलते हैं रतनपुर। इस रतनपुर को शहर बसाता है और इसको अपनी राजधानी बनाता है। जब इसको राजधानी बनाता है तब इसी राजधानी में क्या करता है? महामाया मंदिर का निर्माण करवाता है। ठीक है, ये जो रतनपुर शहर है ये 1050 में बनाया रहता है, 1050 ईस्वी। 1045 में इसका शासनकाल शुरू होता है और 1050 ईस्वी में रतनपुर शहर ये जो है बनवाता है। ठीक है, और वही महामाया मंदिर का निर्माण करवाता है। उसके बाद कौन आ गया? पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम जब आता है तो ये फिर तुम्बाड़ जाता है और यहां जाकर के क्या करवाता है? बंकेश्वर महादेव मंदिर या फिर पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण करवाता है।
इसके बाद आता है कौन, जाजलदेव। जाजलदेव आता है तो इसको और ये सब चीज रास नहीं आता और ये अलग से एक अपनी शहर बसाता है और शहर बसा करके इसी क्या बोलते हैं, जांजगीर शहर बसाता है। इसी का नाम क्या है, जांजगीर शहर। और इस जांजगीर शहर में ये क्या करवाता है, नकटा बड़ा मंदिर बनवाता है। ठीक है, नकटा बड़ा मंदिर का निर्माण करवाता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कौन, जाजलदेव प्रथम तक के हो गया था, रत्नदेव द्वितीय, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। ये जो पृथ्वीदेव द्वितीय है, याद रखना, पृथ्वीदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, ठीक है। ये जो पृथ्वीदेव द्वितीय है, ये पृथ्वीदेव द्वितीय का एक भाई था। ये कुछ नहीं करता ना, इसका एक भाई था जिसका नाम था क्या, अकाल देव। याद रखना, अकाल देव। इस पृथ्वीदेव द्वितीय का एक भाई था क्या, कौन, अकाल देव। ये जो अकाल देव है, ठीक है, ये एक शहर की स्थापना करवाता है। कहां, इसी जांजगीर में। जांजगीर में ही, जांजगीर जो जिला है, इसी जांजगीर में एक शहर का स्थापना करवाता है। यहां पर ये अकलतरा, अपने नाम के आधार पर, ठीक है, क्या इसका नाम अकाल है, तो ये क्या करवाता है, अकलतरा शहर की स्थापना करवाता है। अकलतरा, ये अकलतरा शहर का स्थापना करवाएगा कौन, अकाल देव। ये अकाल देव कौन है, पृथ्वीदेव का भाई था। ठीक है, याद रखना। तो पृथ्वीदेव द्वितीय से याद रखना अकाल देव को। पृथ्वीदेव प्रथम तो कुछ नहीं किया था, ठीक है, ये सिर्फ क्या किया था, बंकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसका जो भाई, जब पृथ्वीदेव द्वितीय आता है, उसका भाई रहता है कौन, अकाल देव। अकाल देव क्या करता है, जांजगीर में, जांजगीर जिले में है अकलतरा, ये अकलतरा का निर्माण, अकलतरा शहर का निर्माण करवाता है कौन, अकाल देव। ठीक है, यहां तक समझ आया। उसके बाद शासन करने आएगा कौन, ये पृथ्वीदेव द्वितीय हो गया, जाजलदेव द्वितीय। ठीक है, जाजलदेव द्वितीय को अभी छोड़ दो। उसके बाद जगतदेव भूषण। जाजलदेव द्वितीय तो कुछ किए ही नहीं है, ठीक है, जगतदेव भूषण भी नाम मात्र का है। ठीक है, उसके बाद आएगा कौन, रत्नदेव तृतीय। ठीक है, जब रत्नदेव तृतीय आएगा कहां, रतनपुर में। रतनपुर में जब फिर रत्नदेव तृतीय आता है, ठीक है, तो रत्नदेव तृतीय है। ठीक है, रत्नदेव तृतीय जो है, ये क्या करेगा, ये जब आता है, कब आएगा ये रत्नदेव तृतीय, 1178 से 1198 में। जब रत्नदेव तृतीय आता है तो फिर कहाँ आएगा ये, रतनपुर में। रतनपुर में आता है और रतनपुर में आकर के, ठीक है, रत्नदेव जो तृतीय है, रत्नदेव तृतीय, ठीक है, रतनपुर में आएगा और क्योंकि इनकी राजधानी अभी रतनपुर है। ठीक है, रतनपुर में आकर के ये रत्नदेव तृतीय, ठीक है, रतनपुर में ही, ठीक है, एक बीरा मंदिर का निर्माण कराएगा। किस मंदिर का, एक बीरा मंदिर। इसी को हम लोग बोलते हैं लक्ष्मी देवी का मंदिर। ठीक है, लक्ष्मी देवी मंदिर, दोनों दे दिया रह सकता है, लक्ष्मी देवी या फिर एक बीरा मंदिर। ठीक है, ये इतना जो है इसको हमको अभी याद रखना है एक लेवल में। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले कलिंग राज आया। कलिंग राज आया कब, 1000 में। ठीक है, 1000 में आया, तुम्माड़ में आया। तुम्माड़ में कलचुरी वंश की स्थापना किया और तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाया। तुम्माड़ के ही पास में क्या है, चैतुरगढ़। चैतुरगढ़ में क्या किया, वो महिषासुरमर्दिनी मंदिर का निर्माण करवा दिया। उसके बाद कलिंग राज आया। कलिंग राज आया और यहाँ पे था कहाँ, तुम्माड़ में। इसकी राजधानी भी क्या थी, तुम्माड़ में। ठीक है, ये क्या किया, जो त्रिपुरी में जो कलचुरी थे गंगदेव, ठीक है, इस गंगदेव को क्या किया, ये उड़ीसा अभियान में सहायता किया। ठीक है, उड़ीसा अभियान में सहायता किया, है ना। इसके बाद अगर हम लोग देखें, ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कौन आया, फिर रत्नदेव। रत्नदेव प्रथम, इसको देखो, है ना, रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम 1045 से 1065 तक आया। जब रत्नदेव प्रथम आया तब रत्नपुर शहर की स्थापना किया। रत्नपुर करके एक शहर बसाया जिसको आज रतनपुर बोलते हैं, और यहां पर ये क्या किया, महामाया मंदिर का निर्माण किया और इसी रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद आया कौन, पृथ्वीदेव प्रथम। तो पृथ्वीदेव प्रथम क्या किया, वापस चले गया और वापस जाकर के तुम्माड़ में क्या किया, बंकेश्वर महादेव या पृथ्वीदेवेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। समझ आ गया। उसके बाद जाजलदेव आया, तो जाजलदेव भी क्या किया, अपना एक अलग से शहर बसाया, कौन सा, जांजगीर, और जांजगीर शहर में नकटा बड़ा मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जाजलदेव के बाद रत्नदेव द्वितीय आता है, तो रत्नदेव द्वितीय के बारे में अभी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा, पृथ्वीदेव द्वितीय। जब पृथ्वीदेव द्वितीय आता है तो उसका एक भाई रहता है कौन, अकाल देव। ठीक है, उसी का भाई रहता है कौन, अकाल देव। ये अकाल देव, ऐसा माना जाता है कि ये अकाल देव क्या करता है, जांजगीर चांपा जिले में, ठीक है, एक अकलतरा नाम का जगह है, तो इस अकलतरा को बसाने वाला कौन है, अकाल देव। ठीक है, उसके बाद कौन आता है, जाजलदेव द्वितीय के बाद फिर आएगा कौन, जगतदेव भूषण। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। उसके बाद रत्नदेव तृतीय। ये जो रत्नदेव तृतीय है वो फिर रतनपुर में क्या करेगा, रतनपुर जाएगा और रतनपुर जाकर के क्या करेगा, एक बीरा मंदिर का निर्माण करवाएगा। एक बीरा मंदिर, या इसी को बोलते हैं लक्ष्मी देवी का मंदिर। समझ आ गया। ये इतना हमको पहले याद रखना है। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एक करके क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, रूपरेखा एक ठोक तैयार हो गया। ठीक है, देखो
ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो कलिंग राज के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है, कलिंग राज और कमल राज के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। कलिंग राज जो है, ठीक है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। देखो ये कलिंग राज, उसके बाद आएगा कौन, कमल राज। कमल राज, कलिंग राज शासन करेगा 1000 में, ठीक है, 1000 में आएगा कलिंग राज, 1000 ईस्वी में, और 1000 से 1020 तक यहाँ शासन करेगा। जबकि कमल राज क्या करेगा, 1020 से 1045 तक इसका शासनकाल रहेगा, ठीक है। कलिंग, अगर बात करें कलिंग राज, तो ये क्या है, संस्थापक कहलाएगा। कलिंग राज सबसे पहला संस्थापक है, और संस्थापक होने के साथ साथ, ठीक है, ये क्या करेगा, तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाएगा। किसको राजधानी बनाएगा, तुम्माड़ को क्या बनाएगा, राजधानी। और तुम्माड़ के पास में ही एक क्या है, चैतुरगढ़ है, ठीक है, चैतुरगढ़। इस चैतुरगढ़ में क्या करेगा, महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण कराएगा, महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण कराएगा। और ये क्या करेगा, सोमवंशी, जो सोमवंशी वहां पर मैं बताया था, सोमवंशी लोग फिर से आकर के रहने लग गए थे, तो उन सोमवंशियों को ये क्या करेगा, सोमवंशियों को यहां से फिर से भगाएगा, सोमवंशियों को भगाएगा, ठीक है, भगाएगा, हराएगा और भगाएगा, ऐसा लिख लेना। कमल राज, अगर हम लोग बात करें कमल राज, तो मैं बताया कि कमल राज कुछ नहीं करेगा, ठीक है। कमल राज क्या करेगा, गंगदेव को, जो त्रिपुरी का राजा था गंगदेव, इस गंगदेव को ओडिशा अभियान में सहायता करेगा। ओडिशा अभियान में क्या करेगा, सहायता। इनके बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना है हमको, ठीक है, ओडिशा अभियान में क्या करेगा, सहायता। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रत्नदेव को, ठीक है। ये देखो हम लोग को पढ़ना है अब किसको, रत्नदेव, ठीक है। ये लिस्ट को आप याद रखना। तो हम लोग पढ़ेंगे रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम, उसके बाद रत्नदेव द्वितीय, ठीक है, और उसके बाद रत्नदेव तृतीय। मैं इसको एक साथ बता रहा हूं, लेकिन इसका आपको लिस्ट याद रहना चाहिए कि रत्नदेव प्रथम जो है वो कमल राज के बाद आएगा, उसका उत्तराधिकारी बनेगा। जबकि रत्नदेव द्वितीय जो है, ठीक है, रत्नदेव द्वितीय किसके बाद बनेगा, जाजल्य देव प्रथम के बाद रत्नदेव द्वितीय जो है वो उसका उत्तराधिकारी बनेगा। और रत्नदेव तृतीय जो है वो जगतदेव भूषण के बाद, ठीक है, जगतदेव भूषण के बाद क्या बनेगा, उसका उत्तराधिकारी बनेगा, ठीक है। अब हम लोग इसको एक साथ पढ़ लेते हैं। ये जो रत्नदेव प्रथम है, देखो रत्नदेव प्रथम, ये रत्नदेव द्वितीय और रत्नदेव तृतीय। रत्नदेव प्रथम का शासनकाल है 1045 से 1065, ठीक है, 1065। जबकि रत्नदेव द्वितीय, ठीक है, कहाँ है ये रत्नदेव द्वितीय, इसका शासनकाल है 1120 से लेकर के 1135। जबकि इसका है 1168 से 1178 से 1198, ठीक है, रत्नदेव तृतीय का शासनकाल है। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हम लोग पढ़े कि रत्नदेव प्रथम जो है, ठीक है, वो सबसे पहले क्या करता है, 1050 में, ठीक है, 1050 ईस्वी में एक शहर बसाएगा जिसको बोलते हैं अपन रतनपुर या रत्नपुर। इस रत्नपुर में, ठीक है, इस रत्नपुर को वो शहर बसाएगा और रत्नपुर को ही क्या करेगा, वो राजधानी बनाएगा, अपनी क्या करेगा, राजधानी बनाएगा। रत्नपुर शहर बसाएगा और रत्नपुर शहर बसाने के बाद उसको राजधानी बनाएगा, ठीक है। देखो जिस समय ये रत्नपुर को शहर बसाता है, ठीक है, वहां पर अनेक तालाब, अनेक जो भी कार्य है, तालाब का निर्माण करवाता है, मंदिरों का निर्माण ये करवाता है, ठीक है। इसीलिए मंदिरों का निर्माण करवाता है, तालाब का निर्माण, जिनमें से एक मंदिर जो है वो कौन सा है, महामाया मंदिर का निर्माण रत्नदेव प्रथम जो है वो करवाता है, महामाया मंदिर का निर्माण, ठीक है। क्योंकि ये तालाबों का निर्माण करवाता है, ठीक है, तालाबों का निर्माण करवाता है, इसीलिए इसके शासनकाल में रतनपुर को तालाबों की नगरी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था, तालाबों की नगरी, तालाबों की नगरी के नाम से जाना जाता था। इसके अतिरिक्त जो रतनपुर है, ठीक है, जो रतनपुर है, इसके अतिरिक्त ये रतनपुर को, ठीक है, इसके शासनकाल को रत्नपुर, जिस समय रत्नदेव फर्स्ट था, इस समय इसके शासनकाल को कुबेरपुर की भी संज्ञा दी गई है। कुबेरपुर मतलब इसके शासनकाल में रतनपुर को कुबेरपुर के नाम से भी जाना जाता है। यह हमको रत्नदेव प्रथम के बारे में याद रखना है। रत्नदेव प्रथम का शासनकाल है 1045 से 1065। 1050 में ये क्या करेगा, रत्नपुर को क्या करेगा, राजधानी बनाएगा। मैं बताया था मैप में, रत्नपुर को ये क्या करेगा, राजधानी, पहले रत्नपुर शहर बसाएगा और रत्नपुर शहर बसा के राजधानी बनाएगा। उस राजधानी में क्या करेगा, बहुत सारे तालाब हैं, मंदिर है, इन सब का निर्माण कराएगा, ठीक है। जिनमें से मंदिर का निर्माण कराएगा तो कौन सा मंदिर का निर्माण कराएगा, रतनपुर के महामाया मंदिर का निर्माण करवाएगा। उसके बाद ये तालाब का निर्माण करवाया था, इसीलिए इसके शासनकाल में रतनपुर को तालाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है,
ठीक है। जबकि ये जो रत्नदेव है, इसके समय में इस रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा दी गई है, कुबेरपुर के नाम से भी इसको जाना जाता था। समझ आया। उसके बाद रही बात रत्नदेव द्वितीय और रत्नदेव तृतीय। हम लोग रत्नदेव तृतीय और तृतीय के बारे में हल्का सा पढ़े थे, रत्नदेव द्वितीय नहीं पढ़े थे। देखो, ये जो रत्नदेव द्वितीय था, इसको बिल्कुल भी मंदिर बनवाने में या मंदिर का जीर्णोद्धार कराने में, ठीक है, या कोई शहर बसाने में इसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। समझ आ रहा है। रत्नदेव द्वितीय को कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई मंदिर नहीं बनवाया, कोई कुछ, लेकिन इसको एक चीज में भारी इंटरेस्ट था कि इसमें मारपीट में, ठीक है, मारपीट में भारी इंटरेस्ट। इसीलिए ये क्या करेगा, युद्ध करेगा, ठीक है, इसीलिए क्या करेगा, युद्ध करेगा। और ये जो रत्नदेव द्वितीय है, ठीक है, ये युद्ध करेगा। देखो, ये हमारा छत्तीसगढ़ है और ये रतनपुर जो है इनकी राजधानी रहता है, ठीक है, रतनपुर इनकी राजधानी रहता है। जिस समय रतनपुर इनकी राजधानी रहता है, ये जो है ये त्रिपुरी के कलचुरी के अधीन रहते हैं। मतलब इनका जो मुख्यालय, इनका सेंटर कहाँ रहता है, त्रिपुरी, क्योंकि ये लोग आए कहाँ से रहते हैं, त्रिपुरी से, त्रिपुरी के कलचुरी रहते हैं। इसीलिए ये क्या करता है, इसको, क्योंकि इसको मारपीट पसंद है और इसको मंदिर बनवाना, किसी के अधीन रहना पसंद नहीं, इसीलिए ये क्या करता है, इस त्रिपुरी से अपने आप को स्वतंत्र करता है, ठीक है। और इस त्रिपुरी से अपने आप से स्वतंत्र करने के लिए इन त्रिपुरी में जो शासक रहते हैं गयाकर्ण, इनसे क्या करता है, ये लड़ाई करता है। ये गयाकर्ण जो है एक बार ये रतनपुर पर आक्रमण भी करता है, ठीक है, लेकिन वो असफल हो जाता है। इसको हरा देता है कौन, रत्नदेव, ठीक है, गयाकर्ण को। उसके बाद यहाँ पे ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा के बाद यहाँ पे है पश्चिम बंगाल, मतलब बगल में उधर पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये क्या करता है, त्रिपुरी के साथ भी लड़ाई करता है, ओडिशा के शासक के साथ भी लड़ाई करता है, और गौड़ में जो भी नरेश लोग रहते हैं, जो भी गौड़ नरेश लोग रहते हैं, उनको भी क्या करता है, ये पराजित कर देता है। मतलब इसको मंदिर बनवाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसको खाली लड़ने झगड़ने में इंटरेस्ट है, ठीक है। इसीलिए ये क्या करेगा, त्रिपुरी के शासक जो गयाकर्ण है उसको हराएगा, ठीक है। ओडिशा में एक शासक गंगवंश का शासन रहता है, गंगवंशी शासक रहता है अनंत वर्मन चोटगंग, जिसका नाम है क्या, अनंत वर्मन चोटगंग, ठीक है। इस अनंत वर्मन चोटगंग को शिवरी नारायण, यहाँ पे जांजगीर जिले में है शिवरी नारायण, इस शिवरी नारायण में क्या करता है, अनंत वर्मन चोटगंग को क्या करता है, हरवा देता है। मतलब ये क्या करता है, इसके नाम से याद रखना, ये शिवरी नारायण का युद्ध करता है। पूछ चुका है ना क्वेश्चन में, शिवरी नारायण का युद्ध करता है और शिवरी नारायण का युद्ध करके अनंत वर्मन चोटगंग को हराता है, जो गंग वंश का शासक रहता है, चोटगंग को हराता है। ये कहाँ का रहता है, अनंत वर्मन चोटगंग गंग वंश का शासक रहता है ओडिशा में। जबकि ये गौड़ नरेश को भी क्या करता है, जितने भी गौड़ नरेश रहते हैं उनको भी ये क्या करता है, पराजित करता है। इसके साथ साथ त्रिपुरी के शासक गयाकर्ण को हराता है, गयाकर्ण को, और अपने आप को, ठीक है, त्रिपुरी के जो कलचुरी है उनसे, ठीक है, क्योंकि ये त्रिपुरी के कलचुरी के अधीन थे, तो ये क्या करते हैं, जो त्रिपुरी के कलचुरी के अधीन थे, तो ये अपने आप को, जो रतनपुर के कलचुरी, उनको स्वतंत्र करने के लिए क्या करते हैं, ये गयाकर्ण को हराते हैं, इनके साथ युद्ध करते हैं और अपने नाम का क्या करते हैं, सिक्का चलवाते हैं, ठीक है, अपने नाम का सिक्का चलवाता है। इससे पहले ये काम कौन कर चुके रहता है, जाजलदेव प्रथम भी कर चुके रहता है, ठीक है, लेकिन उसको अभी पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इतना है किसके बारे में, रत्नदेव सेकंड के बारे में, रत्नदेव द्वितीय के बारे में। समझ आया, ठीक है। रत्नदेव द्वितीय क्या करेगा, रत्नदेव द्वितीय क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ युद्ध करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो कहां युद्ध करेगा, शिवरी नारायण का युद्ध करेगा, शिवरी नारायण जगह के पास शिवरी नारायण का युद्ध करेगा, और इस शिवरी नारायण के युद्ध में अनंत वर्मन चोटगंग को क्या करेगा, वो हरा देगा, ठीक है। गंग वंश के शासक अनंत वर्मन चोटगंग को हराएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, त्रिपुरी के शासक गयाकर्ण इसके समय में आक्रमण करता है, वो भी असफल हो जाता है, ठीक है। और त्रिपुरी से क्या करता है, अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए अपने नाम का क्या करता है, ये सिक्का चलवाता है, ठीक है, सिक्का चलवाता है, जिसमें अपना नाम अंकित करवाता है। और ये क्या करता है, गौड़ नरेशों को भी ये क्या करता है, पराजित करता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रत्नदेव तृतीय के बारे में, ठीक है, रत्नदेव तृतीय के बारे में। अगर रत्नदेव तृतीय के बारे में पढ़ें तो मैं बताया था कि रत्नदेव तृतीय जो आता है वो रतनपुर में आता है, और रतनपुर में आकर के यहीं पर क्या करता है, एक बीरा मंदिर का निर्माण करवाता है, एक बीरा मंदिर, ठीक है, मैप में बताया था, एक बीरा मंदिर का निर्माण करवाता है। ऐसा मानते हैं इतिहासकार कि इसके समय में बहुत ज्यादा अराजकता फैल जाता है, अराजकता, ठीक है, अकाल पड़ जाता है, इसके समय में अकाल पड़ जाता है, अराजकता फैल जाती है, बहुत ज्यादा अराजकता फैल जाती है। इसको अपना शासन नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, तत्काल में क्या करना पड़ता है, एक ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बनाना पड़ता है। किसको, ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बनाना पड़ता है। यह प्रधानमंत्री कौन रहता है, जिसका नाम है गंगाधर राव, ठीक है, गंगाधर राव। समझ आया,
अपना प्रधानमंत्री बनाना पड़ता है किसको, गंगाधर राव को, प्रधानमंत्री या सेनापति बोल लो, ठीक है। तो ये जो गंगाधर राव है, अब क्या करता है, यही गंगाधर राव जो है, इसके समय में बहुत अराजकता फैल जा रहा था, तब क्या करता है ये जो गंगाधर राव है, इसके जो शासन है उसको क्या करता है, नियंत्रण करने का कार्य करता है। और इसीलिए ये गंगाधर राव क्या करता है, जो खरौद में लक्ष्मेश्वर महादेव का मंदिर है, कहाँ है, खरौद में लक्ष्मेश्वर, ठीक है, लक्ष्मेश्वर महादेव का मंदिर है, उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाता है कौन, यही गंगाधर राव जीर्णोद्धार करवाता है। समझ आ गया, इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाता है कौन, गंगाधर राव। या फिर अगर गंगाधर राव ऑप्शन में रहेगा तो रत्नदेव तृतीय रहेगा, तो रत्नदेव तृतीय भी लगवा लेना, क्योंकि शासक था रत्नदेव तृतीय और बनवाया करवाया कौन था, जीर्णोद्धार गंगाधर राव। समझ आया इतना दूर। तो ये तीनों रत्नदेव के बारे में है, ठीक है। रत्नदेव तृतीय के बारे में क्या है, रत्नपुर में एक बीरा मंदिर का निर्माण करवाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके, अब देखो ये जो अराजकता फैल गया था, इसके समय में अकाल पड़ा था, बहुत ही भारी अकाल पड़ गया था। इसके बारे में हमको खरौद शिलालेख से जानकारी मिलता है, किससे, खरौद शिलालेख से, ठीक है। खरौद शिलालेख से हमको यह जानकारी मिलता है कि इसके समय में बहुत ज्यादा क्या हो गया था, अराजकता फैल गया था, जिसके कारण क्या हो गया था, इसका जो राज शासन जो है वो नियंत्रण नहीं हो पा रहा था। उसके कारण वो क्या किया, अपना एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया, कौन, गंगाधर राव को, और गंगाधर राव जो है इसके शासन को नियंत्रण करना शुरू किया। इसीलिए गंगाधर राव ही क्या किया, खरौद में जो लक्ष्मेश्वर महादेव का मंदिर है उसको क्या किया, वो उसका जीर्णोद्धार किया, मतलब उसको फिर से बनाया, टूट फूट गया था उसको फिर से बनाया, वही क्या कहलाता है, जीर्णोद्धार, ठीक है, जीर्णोद्धार किया। खरौद में ये सब किस में लिखा है, खरौद शिलालेख में लिखा है। जबकि अगर रत्नदेव द्वितीय की बात करें तो ये शिवरी नारायण का युद्ध करेगा अनंत वर्मन चोटगंग के साथ, ठीक है, और उसको हराएगा, गौड़ नरेश को हराएगा, और त्रिपुरी के शासक गयाकर्ण को हराएगा, और अपने नाम का एक सिक्का चलाएगा त्रिपुरी से स्वतंत्र करने के लिए। और पूरी तरीके से स्वतंत्र यही करता है ना, मतलब अपने आप यहां से जो त्रिपुरी का जो रतनपुर के कलचुरी है वो त्रिपुरी के कलचुरी से स्वतंत्र हो जाते हैं। समझ आया। इससे पहले जाजलदेव भी किया रहता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। जबकि रत्नदेव प्रथम बताया 1050 ईस्वी में रत्नपुर शहर बसाएगा, और शहर बसा के उसी को राजधानी बनाएगा। जब राजधानी बनाएगा तो वही महामाया मंदिर का निर्माण करवाएगा और तालाब का भी निर्माण करवाएगा, इसीलिए रत्नपुर को तालाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और इसी काल को कुबेरपुर की संज्ञा भी दिया गया है। ये इतना है आपका तीनों रत्नदेव के बारे में। इस लिस्ट बस को ध्यान रखना ना, रत्नदेव प्रथम के बाद रत्नदेव द्वितीय नहीं आएगा, वो मैं आपको कंपेयर करते हुए पढ़ा रहा हूं, ठीक है। देखो, ठीक है, देखो अब हम लोग देखते हैं पृथ्वीदेव के बारे में, ठीक है। पृथ्वीदेव प्रथम और पृथ्वीदेव द्वितीय, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। अगर हम लोग पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में देखें तो मैं बताया था कि पृथ्वीदेव प्रथम जो है वापस तुंगमाड़ में क्या करता है, बंकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराता है। पहले तो अगर पृथ्वीदेव प्रथम को देखें तो ये जो पृथ्वीदेव प्रथम है ये रत्नदेव का उत्तराधिकारी है, ठीक है, रत्नदेव का उत्तराधिकारी उसका पुत्र रहता है। और इसका शासनकाल जो है पृथ्वीदेव प्रथम का 1065 से लेकर के, ठीक है, 1065 से 1095 तक का इसका शासन रहता है पृथ्वीदेव प्रथम का। रत्नदेव का ये उत्तराधिकारी रहता है, ठीक है। मैं बताया कि ये क्या करता है, तुंगमाड़ में बंकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाता है, बंकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण, ठीक है, या इसी को पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बंकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाता है। देखो इसका एक अभिलेख मिला है, अमोदा ताम्रपत्र अभिलेख, ठीक है, अमोदा ताम्रपत्र अभिलेख। इसका एक ताम्रपत्र मिला है, एक अभिलेख मिला है जिसको बोलते हैं अमोदा ताम्रपत्र अभिलेख। इस अमोदा ताम्रपत्र अभिलेख से, ठीक है, इस अमोदा ताम्रपत्र अभिलेख से हमको यह पता चलता है कि जो पृथ्वीदेव प्रथम था वो 21,000 गांव का स्वामी हुआ करता था, राजा हुआ करता था, ठीक है, 21,000 गांवों का स्वामी हुआ करता था, राजा हुआ करता था। इसके अतिरिक्त इसको एक उपाधि मिला है जिसको बोलते हैं सकल कोसलाधिपति, सकल कोसलाधिपति, ठीक है, सकल कोसलाधिपति। इसके अतिरिक्त हम लोग पढ़े थे महाशिवगुप्त तिवरदेव को, जिसको क्या मिला था, सकल कोसलाधिपति की उपाधि। इसको एक और उपाधि मिला है जो कौन सा है, प्रचंड कोसलाधिपति, ठीक है, प्रचंड कोसलाधिपति। लेकिन आप सकल कोसलाधिपति बस को याद रखना। देखो अगर हम लोग बात करें पृथ्वीदेव प्रथम की, तो पृथ्वीदेव प्रथम जो है वो रत्नदेव का उत्तराधिकारी था। इसका जो शासनकाल है 1065 से 1095 के बीच में है, ठीक है।
पृथ्वीदेव प्रथम जब आता है तो मैं बताया था कि वो तुम्माड़ में बंकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाता है। ठीक है, तुम्माड़ में बंकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाता है। इसके अतिरिक्त ये रतनपुर है, रतनपुर में जब रत्नदेव पहले आता है तो वो क्या करता है, बहुत सारे तालाबों और मंदिर का निर्माण करवाता है। लेकिन इस रतनपुर में विशाल तालाब, ठीक है, विशाल तालाब का निर्माण कौन करवाता है, यही रत्नदेव प्रथम करवाता है। रतनपुर में क्या करवाता है, ये एक विशाल तालाब का निर्माण करवाता है। ठीक है, एक विशाल तालाब का निर्माण करवाता है कौन, पृथ्वीदेव प्रथम। इसके अतिरिक्त ये विशाल तालाब का निर्माण करवाता है। ठीक है, और प्रचंड कोसलाधिपति और सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण करता है। ये एक किले का भी निर्माण करवाता है जिसको बोलते हैं लाफागढ़ का किला। ठीक है, लाफागढ़ का किला, एक किले का निर्माण करवाता है जिसको क्या बोलते हैं, लाफागढ़ का किला। मैं क्या बताया था, ये यहीं पे है लाफागढ़, तुम्माड़ के पास। इस लाफागढ़ में, ठीक है, मैं बताया जैसे ये क्या करता है, इस सबसे पहले आएगा रतनपुर में रहेगा, क्योंकि राजधानी उस समय रत्नदेव रतनपुर लेके आ गया था। ठीक है, अब राजधानी यहां था तो आते ही ये क्या करता है, विशाल तालाब का निर्माण करवाता है। और विशाल तालाब का निर्माण करवाने के बाद ये चले जाता है कहां, तुम्माड़, और तुम्माड़ में बंकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाता है। और उसके बाद एक किला बनवाता है जिसको बोलते हैं लाफागढ़ का किला। ठीक है, क्या बोलते हैं, लाफागढ़ का किला। इस लाफागढ़ के किले में 3 दरवाजा होता है। ठीक है, 3 दरवाजा। इस दरवाजे को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये दरवाजा पूछ चुका है। ठीक है, तो इस लाफागढ़ के किले में 3 दरवाजा होता है। पहले दरवाजा को बोला जाता है मेनका द्वार। ठीक है, मेनका द्वार या मेनका दरवाजा। दूसरे दरवाजे को बोला जाता है सिंह दरवाजा, और तीसरे को हुकारा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। याद रखना, पहला दरवाजा है मेनका दरवाजा, दूसरा दरवाजा है सिंह दरवाजा, और तीसरा दरवाजा है हुकारा दरवाजा। समझ आ गया? तो मेनका दरवाजा, सिंह दरवाजा और हुकारा दरवाजा, इतना हमको पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में याद रखना है। पृथ्वीदेव प्रथम जो है वो रत्नदेव का उत्तराधिकारी। देखो, कोई भी हो जो जिसके बाद आएगा वो उसका उत्तराधिकारी रहेगा। ठीक है, सब एक दूसरे के बाप बेटे दादा परपोते हैं। ठीक है, सब ठीक है। तो कलिंग राज के बाद कमलराज, कमलराज के बाद रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम का उत्तराधिकारी था कौन, पृथ्वीदेव प्रथम। इसका शासनकाल था 1065 से 1095। ठीक है, 65 से 95। जब ये आता है तो मैं बताया रतनपुर में क्या करेगा, सबसे पहले विशाल तालाब का निर्माण करवाएगा। उसके बाद तुम्माड़ जाएगा और तुम्माड़ में बंकेश्वर महादेव या पृथ्वी देवेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराएगा। फिर ये क्या करेगा, उसके जस्ट नीचे में लाफागढ़ है। ठीक है, लाफागढ़ में ये क्या करेगा, लाफागढ़ किले का निर्माण करवाएगा। जबकि लाफागढ़ के नीचे जो चैतुरगढ़ है उसका निर्माण कौन करवाया था, चैतुरगढ़ में महिषासुरमर्दिनी मंदिर का निर्माण कौन करवाया था, कलिंगराज। ठीक है, तो लाफागढ़ में 3 किले हैं, एक को बोला जाता है मेनका दरवाजा, एक को बोला जाता है सिंह दरवाजा और एक को हुकारा दरवाजा। जबकि इसका एक अभिलेख मिला है, अमोदा ताम्रपत्र अभिलेख। इस अमोदा ताम्रपत्र अभिलेख से हमको ज्ञात होता है कि ये जो है वो 21,000 गांवों का स्वामी हुआ करता था। और इसके अतिरिक्त इसको 2 उपाधि प्राप्त थी, जो सकल कोसलाधिपति और प्रचंड कोसलाधिपति के नाम से इसको उपाधि प्राप्त था। अब हम लोग बात करते हैं पृथ्वीदेव द्वितीय की। तो ये जो पृथ्वीदेव द्वितीय है वो रत्नदेव द्वितीय का उत्तराधिकारी था। ठीक है, रत्नदेव द्वितीय का उत्तराधिकारी था। ठीक है, उत्तराधिकारी, रत्नदेव द्वितीय का उत्तराधिकारी था। ठीक है, इसका जो शासनकाल था पृथ्वीदेव द्वितीय का वो 1135 से लेकर के, ठीक है, 1135 से लेकर के 1165 तक का था। ठीक है, 1135 से लेकर के 1165 तक इसका शासनकाल था। रत्नदेव द्वितीय का ये क्या था, उत्तराधिकारी था। ठीक है, इसका एक अभिलेख मिला है, राजिम अभिलेख, राजिम अभिलेख या शिलालेख बोल सकते हो, राजिम शिलालेख। इस राजिम शिलालेख से हमको पता चलता है कि इसका एक सेनापति था जिसका नाम था जगतपाल। ठीक है, इसका एक सेनापति था जिसका नाम क्या था, जगतपाल। और ये जो जगतपाल है वो राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जो है वो जीर्णोद्धार करवाता है। राजिम के राजीव लोचन मंदिर का क्या करवाता है, जीर्णोद्धार करवाता है। एक जीर्णोद्धार ये करवा दिया। ठीक है, राजीव लोचन मंदिर का कौन, पृथ्वीदेव द्वितीय। एक मैं बताया था रत्नदेव तृतीय, वो किसका करवाया था, खरौद में जो लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर बना था जिसको महाशिवगुप्त बालार्जुन के द्वारा बनवाया गया था, उसको जीर्णोद्धार करवाता है कौन, रत्नदेव तृतीय। जबकि पृथ्वीदेव द्वितीय किसको जीर्णोद्धार करवाते हैं, राजिम के राजीव लोचन मंदिर। ये हमको राजिम अभिलेख या राजिम शिलालेख से हमको प्राप्त होता है कि इसका सेनापति था कौन, जगतपाल, और उसका प्रधानमंत्री या सेनापति कौन था, रत्नदेव तृतीय का गंगाधर राव। ठीक है, जबकि राजिम अभिलेख से हमको यह पता चलता है, मैं बताया कि इसका एक भाई था जिसका नाम था क्या, अकाल देव। यही अकाल देव क्या करता है, अकलतरा शहर की स्थापना करता है। अकलतरा शहर की स्थापना करता है। ठीक है, किसकी स्थापना करता है, अकलतरा की। ठीक है, अकलतरा शहर की स्थापना करता है।
इतिहासकार ये मानते हैं कि इसके समय में, ठीक है, इसके समय में ही सबसे ज्यादा कलचुरी वंश का विस्तार हुआ था, सबसे ज्यादा कलचुरी वंश का विस्तार हुआ था। आजकल यही सब क्वेश्चन को पीएससी पूछ रहे हैं ना, जिसको कभी नहीं पूछा उसको अब पूछ रहे हैं। तो कलचुरी वंश का सबसे ज्यादा विस्तार किस शासक के समय में हुआ था बोलने से, पृथ्वीदेव द्वितीय के समय में, ठीक है। पृथ्वीदेव द्वितीय के समय में कलचुरी वंश का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था, समझ आया। इसी के समय में रतनपुर किले का निर्माण हुआ था, रतनपुर किले का निर्माण, रतनपुर किले का निर्माण हुआ था, जिसको गज किला के नाम से भी जाना जाता है। किस किला के नाम से जाना जाता है? गज किला के नाम से जाना जाता है। रतनपुर किले का निर्माण होता है और इसको गज किले के नाम से जाना जाता है, समझ आया। देखो, पृथ्वीदेव प्रथम और पृथ्वीदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव प्रथम का एक अभिलेख मिला है अमोदा ताम्रपत्र अभिलेख, पृथ्वीदेव द्वितीय का एक अभिलेख मिला है राजिम अभिलेख। अमोदा ताम्रपत्र अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है कि जो पृथ्वीदेव प्रथम है वो 21,000 गांवों का स्वामी था, ठीक है। और इसकी दो उपाधि है, सकल कोसलाधिपति और प्रचंड कोसलाधिपति। जबकि राजिम अभिलेख से हमको पता चलता है कि पृथ्वीदेव द्वितीय जो है उसका सेनापति था जगतपाल, और ये जगतपाल जो है वो राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराता है, समझ आ गया। ये जो है ये बंकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाता है पृथ्वीदेव प्रथम, ठीक है। और क्या ये, ठीक है, इसके अतिरिक्त ये एक किले का निर्माण कराता है जिसको बोलते हैं लाफागढ़ का किला। उसमें 3 दरवाजा, मेनका दरवाजा, सी दरवाजा और हुंकारा दरवाजा, ठीक है। और कौन सा किला? लाफागढ़। ये एक किले का निर्माण कराता है जिसको बोलते हैं रतनपुर का किला, और इस रतनपुर के किले को गज किला के नाम से जाना जाता है, समझ आया। इसके अतिरिक्त इसका भाई था अकालदेव, वो अकालतरा शहर बसाएगा, ठीक है। और ये जो है ये तो सकल कोसलाधिपति और विशाल तालाब का निर्माण कराएगा। इतना जो है वो पृथ्वीदेव प्रथम और पृथ्वीदेव सेकंड के बारे में आपको जानकारी रखना है, ठीक है, ठीक है। देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं कि इसको जाजल्य देव को, जाजल्य देव प्रथम और जाजल्य देव द्वितीय, जाजल्य देव द्वितीय, ठीक है। इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। देखो, जो जाजल्य देव प्रथम है, ठीक है, ये जाजल्य देव प्रथम का शासनकाल है। देखो, सबसे पहले तो जाजल्य देव प्रथम जो है वो पृथ्वीदेव प्रथम का उत्तराधिकारी, उसका पुत्र है, उसका उत्तराधिकारी है। जाजल्य देव प्रथम का जो शासनकाल है वो 1095 से लेकर के 1120 तक के है, ठीक है। मैं बताया कि जब जाजल्य देव प्रथम आता है तो ये क्या करता है, सीधा सीधा क्या करता है, जांजगीर शहर बसाता है, एक जांजगीर शहर बसाता है और यहाँ एक बड़ा मंदिर का निर्माण करवाता है, जिसको बोलते हैं बड़ा मंदिर या नक्टा बड़ा मंदिर बोलते हैं इसी को, ठीक है। बड़ा मंदिर, ये जो बड़ा मंदिर है ये विष्णु भगवान का मंदिर है, ठीक है, विष्णु भगवान का मंदिर है। तो जब जाजल्य देव आता है तो सबसे पहला इसका काम क्या है, जांजगीर शहर बसाएगा, उसी को बोलते हैं जाजल्यपुर, ठीक है, जाजल्यपुर शहर बसाता है, जाजल्यपुर जो आज का क्या है, जांजगीर है, ठीक है, जांजगीर शहर बसाता है। ये जो जांजगीर शहर है यही क्या करेगा, वो बड़ा मंदिर का निर्माण करवाएगा, ठीक है, बड़ा मंदिर का निर्माण करवाएगा, ठीक है, बड़ा मंदिर का निर्माण कराएगा। इसके जो भी शिलालेख जो भी हमको प्राप्त होते हैं अभिलेख, देखो इसका एक अभिलेख मिला है रतनपुर अभिलेख, रतनपुर अभिलेख। इस रतनपुर अभिलेख से, ठीक है, रतनपुर अभिलेख, इस रतनपुर अभिलेख से हमको ये जानकारी होता है, ठीक है, कि ये जो है रतनपुर अभिलेख से ही हमको जो कलचुरी राजवंश है उसके शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? शासकों के बारे में। मतलब इसका जो रतनपुर अभिलेख है, उस रतनपुर अभिलेख से हमको इसके शासकों के बारे में, जो भी इनके शासक कलिंग राज से लेकर के जो पूरा जो शासक हैं उसके बारे में हमको क्या प्राप्त होता है, जानकारी प्राप्त होता है किसमें? रतनपुर अभिलेख में। इसके अतिरिक्त इसको एक उपाधि प्राप्त था, ठीक है, इसको एक उपाधि प्राप्त था गज शार्दुल, गज शार्दुल। इसको गज शार्दुल के नाम से जाना जाता है। गज शार्दुल मतलब होता है हाथियों का शिकारी, ठीक है, हाथियों का शिकारी। ये हाथियों के शिकार के लिए बहुत फेमस था, बहुत पसंद था इसको हाथियों का शिकार करना, इसीलिए अपना उपाधि दिया क्या? गज शार्दुल, ठीक है। और गज शार्दुल इसकी उपाधि है, जबकि रतनपुर अभिलेख से हमको इसके शासकों के बारे में, इसके शासकों के नाम के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। देखो, ये जो जाजल्यपुर है, जाजल्यपुर जो है वो जांजगीर शहर बसाता है और वहीं पे बड़ा मंदिर बनवाता है। ये बड़ा मंदिर जो है वो विष्णु का मंदिर है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसका एक अभिलेख है रतनपुर, और इसको जो उपाधि मिला है वो क्या है? गज शार्दुल। अगर बात करें इसका, देखो इसका जो भी अभिलेख मिला है उसमें हमको केवल और केवल विजय का उल्लेख प्राप्त होता है, विजयों का जो है उल्लेख प्राप्त होता है। मतलब ये युद्ध करता था और उस युद्ध में विजयी होने का इसका क्या हमको प्राप्त होता है? उल्लेख प्राप्त होता है। ये जो जाजल्य देव है, ठीक है, जाजल्य देव है, ये क्या करता है? पाली के शिव मंदिर,
ठीक है, पाली का शिव मंदिर, जो पाली का शिव मंदिर है ना उसका जीर्णोद्धार करवाता है, जीर्णोद्धार। ठीक है, पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराएगा कौन? जाजल्यदेव। देखो जाजल्यदेव ही है, ठीक है, जिसका रतनपुर अभिलेख मिला है। रतनपुर अभिलेख से हमको शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। जाजल्यदेव को एक उपाधि प्राप्त थी, गज शार्दुल। गज शार्दुल कहने का मतलब होता है हाथियों का शिकारी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें जाजल्यदेव की, तो जाजल्यदेव जो है वो पाली के शिव मंदिर, पाली का शिव मंदिर जिसको विक्रमादित्य 9वीं शताब्दी में बनवाया था, उसका जीर्णोद्धार करवाता है कौन? जाजल्यदेव प्रथम। ठीक है, उसको बनवाता है कौन? फिर से जाजल्यदेव प्रथम। अगर बात करें इसका जाजल्यदेव की, तो जाजल्यदेव जो है एक जांजगीर शहर बसाया था, वहां एक बड़ा मंदिर का निर्माण करवाता है जिसको बोलते हैं नकटा बड़ा मंदिर, या फिर वही क्या है? भगवान विष्णु का मंदिर है। ठीक है, देखो ये जो जाजल्यदेव है, जिस समय जाजल्यदेव का शासन रहता है, ठीक है, ये रतनपुर है, रतनपुर में जाजल्यदेव, ठीक है, रतनपुर में जाजल्यदेव रहेगा, है ना। जाजल्यदेव का जिस समय शासन रहता है, ये जो जाजल्यदेव है यहाँ पे ये त्रिपुरी, ठीक है, त्रिपुरी। उसके बाद ये बस्तर, बस्तर मतलब इसको बोलते थे पहले चक्रकोट या इसी को बस्तर। यहाँ पर एक शासन हुआ वंश हुआ करता था, छिंदक नाग वंश, छिंदक नाग वंश। ठीक है, और ये क्या है? ओडिशा। ओडिशा में एक जगह है सोनपुर, या इसी को बोलते हैं स्वर्णपुर। ठीक है, स्वर्णपुर, स्वर्णपुर या सोनपुर, ठीक है, वो कहाँ है? ओडिशा में। ओडिशा में इसी स्वर्णपुर में कौन रहते थे? गंग वंश के लोग। ठीक है, गंग वंश के लोग। ठीक है, याद रखना। देखो ये बीच में है जाजल्यदेव, इधर है त्रिपुरी वाले लोग, इधर है कौन? चक्रकोट वाले लोग, बस्तर वाले लोग, और इधर कौन है? ओडिशा में गंग वंश के लोग। ठीक है, तीनों के साथ युद्ध करेगा। जैसे कि मैं बताया था कि रत्नदेव जो द्वितीय था वो भी युद्ध किया था। रत्नदेव द्वितीय से पहले, क्योंकि जाजल्यदेव प्रथम पहले आता है, ठीक है, जाजल्यदेव प्रथम पहले आता है, तो रत्नदेव द्वितीय से पहले, याद रखना ना। ठीक है, तो ये जो जाजल्यदेव है, ये जाजल्यदेव त्रिपुरी में के शासकों के साथ ये क्या करता है? अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए, ठीक है, लड़ाई करता है और अपने आप से एक सिक्का चलाता है। ठीक है, अपने नाम का सिक्का चलाता है। ठीक है, अपने नाम का क्या करता है? सिक्का चलाता है, अपने नाम का सिक्का चलाता है और त्रिपुरी के शासकों के साथ क्या करता है? लड़ाई करता है। ठीक है, इसके बाद जो सिक्का चलाता है उसमें अपने नाम का सिक्का चलाता है और उसमें गज शार्दुल, क्योंकि गज शार्दुल इसकी उपाधि रहती है, तो गज शार्दुल जो है उसको क्या करता है? उस सिक्के में अंकित कराता है। ठीक है, और एक और श्रीमद जाजल्यदेव, श्रीमद जाजल्यदेव नाम से अपने सिक्के में अंकित कराता है, ये याद रखना, श्रीमद जाजल्यदेव। समझ आया? तो त्रिपुरी वाले के साथ लड़ाई किया, ठीक है, त्रिपुरी वाले के साथ अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए लड़ाई किया, लेकिन ये पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं कर पाता। जब रत्नदेव द्वितीय जब आता है तब क्या करता है? वो पूरी तरीके से अपने आप को स्वतंत्र करता है। समझ आ गया? देखो सबसे पहले लड़ाई करेगा त्रिपुरी वाले के साथ, सिक्का चलवाएगा, उस सिक्के में अपने नाम का सिक्का चलवाएगा, उस सिक्के में गज शार्दुल और श्रीमद जाजल्यदेव को अंकित करवाएगा। ठीक है, यहां से जाएगा उड़ीसा, और उड़ीसा वाले गंगवंशी शासक, गंगवंश में एक शासक होता था भुजबल। ठीक है, भुजबल, इस भुजबल को हराएगा। ठीक है, त्रिपुरी के साथ लड़ाई करेगा, इसको हराएगा, अपने नाम से सिक्का चलाएगा। ठीक है, सिक्का चलाएगा जिसमें गज शार्दुल और श्रीमद जाजल्यदेव अंकित करवाएगा। इधर लड़ेगा और उड़ीसा के गंगवंशी शासक भुजबल को हराएगा। ठीक है, भुजबल को हराएगा, जबकि नीचे आएगा और नीचे में जो चक्रकोट मतलब बस्तर का छिंदक नागवंश के शासक सोमेश्वर देव को हराएगा। ठीक है, सोमेश्वर देव को हराएगा। इसीलिए इसके जो भी उल्लेख, शिलालेख या अभिलेख मिले उसमें इसके विजय अभियानों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, केवल और केवल इनके विजयों का उल्लेख किया गया है। तो जाजल्यदेव किसको हराएगा? सोमेश्वर देव को, बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को। ठीक है, और हरवाएगा किसको? भुजबल को, गंगवंशी शासक भुजबल को, और हरवाएगा किसको? त्रिपुरी वालों को। ठीक है, और अपने नाम का सिक्का चलवाएगा। जब बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को हरवाता है, ठीक है, हराता है, तो उसी समय क्या करता है? ये इसकी पूरी फैमिली को इसकी रानियों के साथ, इसके मंत्रियों के साथ क्या करता है? सोमेश्वर देव को बंदी बना लेता है। बाद में क्या होता है? इसकी सोमेश्वर देव की माता रहती है जिसका नाम है गुंड महादेवी। ठीक है, गुंड महादेवी, गुंड महादेवी। ये गुंड महादेवी के अनुरोध करने पर, ठीक है, ये गुंड महादेवी के अनुरोध करने पर जो जाजल्यदेव है वो इसको क्या करता है? सपरिवार क्या कर देता है? रिहा कर देता है। समझ आया इतना? सपरिवार क्या करता है? रिहा कर देता है। ये जाजल्यदेव है। ठीक है, जाजल्यदेव त्रिपुरी के साथ लड़ाई करेगा, सिक्का चलवाएगा, गज शार्दुल और
श्रीमद जाजल देव अंकित करवाएगा। जाजल देव गंग वंश के शासक भुजबल को हराएगा। जाजल देव छिंदक नाग बस्तर के छिंदक नाग वंश के शासक सोमेश्वर देव को हराएगा और सपरिवार इसको क्या कर लेगा, बंदी बना लेगा। सपरिवार बंदी बना करके इसको फिर क्या करेगा, वो इसकी माता गुंड महादेवी के कहने पर उसको रिहा करेगा। समझ आया? तो इतना हमको जाजल देव के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराएगा। एक जीर्णोद्धार कौन करवाया था, वो क्या बोलते हैं, रत्नदेव तृतीय, ठीक है, उसका सेनापति था गंगाधर राव, वो जीर्णोद्धार कराया था खरौद के लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर का, ठीक है। एक जीर्णोद्धार कौन करवाया था, पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय का सेनापति कौन था, जगतपाल। उस जगतपाल जो है वो राजीव के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जाजल्य देव द्वितीय की। जाजल्य देव द्वितीय, जाजल्य देव द्वितीय है, ठीक है। ये जो जाजल्य देव द्वितीय है, इसके बारे में हमको कोई ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होता, ठीक है। इसका उत्तराधिकारी होने का सिर्फ एक मल्हार ताम्रपत्र है। इस मल्हार ताम्रपत्र से हमको पता चलता है कि ये जो जाजल्य देव द्वितीय है, ये उत्तराधिकारी होता है किसका, पृथ्वीदेव द्वितीय का। इस जाजल्य देव द्वितीय का जो शासनकाल है वो बहुत अल्प है। इसके बाद जो इसका भाई रहता है जगत देव भूषण, उसके वो जो है वो शासन करने आ जाता है, कौन, जगत देव भूषण। तो जाजल देव द्वितीय के बारे में हमको कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती, तो इसके बारे में दिमाग लगाने का काम नहीं है जाजल देव द्वितीय का, ठीक है। जो दिमाग लगाना है कहाँ लगाना है, जाजल देव प्रथम में। जाजल देव द्वितीय कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है कौन, प्रताप मल्ल। लास्ट शासक बच गया कौन, प्रताप मल्ल। ये प्रताप मल्ल जो है, ठीक है, इसके बारे में हमको तांबे के आयताकोण आकार के सिक्के चलाने के जानकारी प्राप्त होता है। तांबे का आयताकोण आकार का, आयताकार, ठीक है, आयताकार आकार का सिक्का चलाने की जानकारी मिलता है, या इसी को बोलते हैं हेक्साकोण आकार के। तांबे का जो है हेक्साकोण, ठीक है, हेक्साकोण के आकार का सिक्का चलाता है कौन, प्रताप मल्ल। इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद जो हमारा जो छत्तीसगढ़ का राजवंश है वो अंधकार युग में चले जाता है। लगभग 300 साल तक हमको कुछ पता नहीं चलता कि इसके बारे में हमको कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो ये है आज का हमारा क्या है, कलिंग राज से लेकर के प्रतापमल तक। तो पहले जो मैं बताया कि कौन कौन आया, कौन कौन आकर के शहर बसाया और वहां मंदिर बनवा दिया, ठीक है, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद उसको डिवाइड कर करके एक एक कर करके पढ़ लेना है, ठीक है, क्लासिफिकेशन कर करके। तो आगे अपन पढ़ेंगे कल जो कलचुरी का जो आगे का राजवंश बसता है उसको, और मराठा जो भी है उसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।